50 लोगों को इतने खतरनाक तरीके से कत्ल करने के बाद भी पुलिस आज तक इस किलर को पकड़ नहीं पाई। ना किसी ने इसका असली चेहरा देखा और ना कोई आइडेंटिटी मिली। हर क्राइम सीन पर बस खून से एक निशान बनाया जाता और एक सबूत छोड़कर गायब हो जाता। लेकिन अब इसका सामना जाने से होने वाला है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है माइक, वो एक कार का पीछा कर रहा होता है। उसे इस कार पर शक होता है। जैसे ही वो इस कार को रोकता है तो कार ड्राइवर जल्दी से एक गन निकालकर अपने पैर के नीचे छुपा देता है। जब ये आदमी पुलिस ऑफिसर को कोई जवाब नहीं देता तो ऑफिसर उससे लाइसेंस मांगता है और इस वक्त हमें उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ एक और पुलिस कार आकर रुकती है और उस कार में माइक की वाइफ जेन बाहर आती है। वो उससे पूछती है कि सब ठीक है क्या। माइक उसे तसल्ली देते हुए कहता है, हाँ सब ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जेन कार घुमाकर यहाँ से जा ही रही होती है। तभी उसे बैक व्यू मिरर में दिखाई देता है कि वो आदमी उसके हस्बैंड माइक के साथ बहस कर रहा है। इसीलिए वो कार घुमाकर वापस आने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी माइक को गोली मार देता है। जब तक जेन यहाँ पहुँचती तब तक माइक की मौत हो चुकी होती है। जेन उस किलर को पकड़ने के लिए उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन किलर उसके हाथों से बचकर भाग जाता है। अब सीन कट होकर हमें वही किलर दोबारा दिखाया जाता है जो एक होटल रूम में होता है। वहाँ न्यूज चल रही होती है कि एक किलर ने 16 लोगों को जान से मार दिया है और वो अभी भी आजाद घूम रहा है। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। ये किलर जानता था कि ये न्यूज उसके बारे में ही चल रही है और पुलिस उसे ढूंढ रही होगी। इसीलिए वो होटल के अंदर एक अजीब से रूम में जाकर सोता है। इस वक्त उसके पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक शॉटगन भी होती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि किलर किसी का पीछा कर रहा होता है। वो एक फार्मेसी के पास जाकर रुकता है और पता चलता है कि एक लड़की फार्मेसी के अंदर गई होती है। वो उसका पीछा कर रहा था। काफी देर बाद वो लड़की फार्मेसी से बाहर आती है और जैसे ही अपनी कार में जाकर बैठती है तब पता चलता है कि किलर पहले से ही उसकी कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। लड़की को इस बात का पता चल पाता उससे पहले ही किलर उसे जान से मार देता है और फिर वो फार्मेसी की कीज लेकर अंदर जाता है और बहुत सारी मेडिसिन जमा कर लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेन अभी भी बहुत ज्यादा दर्द में थी। एक दर्द ये था कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा और दूसरा दर्द ये था कि पुलिस अभी तक उस किलर को ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच न्यूज आती है कि किलर ने एक और औरत को जान से मार दिया। इसके साथ ही जेन समझ जाती है कि किलर जरूर एक साइको है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो किसी और की जान ले लेगा। इसीलिए वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद उस किलर को ढूंढ निकालेगी और तुरंत किलर के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू कर देती है। जब तक वो किलर के खिलाफ सबूत जमा कर पाती उतने वक्त में किलर 10 और लोगों को जान से मार चुका होता है और अब उसकी किलिंग्स की तादाद 32 हो चुकी थी। इसके बाद जेन फैसला करती है कि वो अब घर में इंतजार नहीं करेगी, वो खुद बाहर निकलेगी। ये केस इतना बड़ा बन चुका था कि पुलिस ने इसे FBI के हवाले कर दिया था। जेन के पास भी ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि जेन एक पुलिस ऑफिसर थी। जेन जानती थी कि उसे ये केस काफी हद तक पर्सनली सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे ही अब हमें किलर दिखाया जाता है। जब वो रोड पर अपनी कार चला रहा होता है तभी उसकी नजर रोड पर खड़ी एक दूसरी कार पर पड़ती है जिसमें एक कपल होता है। लड़का उस कार का टायर चेंज करने में बिजी होता है जबकि लड़की कार में बैठी होती है। अब वो अपनी कार कुछ दूर जाकर रोक देता है। वो अपना किलर मास्क पहन लेता है और उसके बाद अपनी कार में से एक रॉड निकाल कर बाहर आता है और बिना सोचे समझे वो उस आदमी के सर पर वार करता है और उसे एक ही बार में जान से मार देता है। अपने हस्बैंड की चीखें सुनकर लड़की बाहर आती है और देखती है कि उसका हस्बैंड मर चुका होता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो पलट कर देखती है तो उसके पीछे एक किलर खड़ा होता है। वो समझ जाती है कि उसकी मौत भी अपने हस्बैंड की तरह होने वाली है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। किलर के हाथों से बचने के चक्कर में वो सामने आ रहे ट्रक से टकराकर जान गंवा देती है। ट्रक ड्राइवर BHI यूज बचाने के लिए ब्रेक लगाने वाला होता है लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक पलट जाता है। ट्रक में मौजूद ऑनेल की वजह से यहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो जाती है। किलर बहुत आराम से खड़ा होकर ये सारा ड्रामा देख रहा होता है। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और उसके खून से उसकी गर्दन पर एक सैटेनिक साइन बना देता है, यानी कि वो शैतान का एक सिंबल बनाता है। और यहाँ से हमें समझ आता है कि वो शैतान का एक सेवक है और वो ये सारी कुर्बानियाँ शैतान के लिए दे रहा है। दूसरी तरफ इस सब की खबर न्यूज में फैल जाती है। FBI की टीम इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करने लगती है और इसी बीच जेन भी वहाँ आकर उनसे मिलती है। वो कहती है कि मैं इस किलर के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और इसी ने उस वक्त मेरे हस्बैंड को भी जान से मारा था। मैं इस केस को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन जो उस वक्त केस लीड कर रहा होता है वो जेन की कोई भी मदद लेने से मना कर देता है और जेन उदास हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक FBI डिटेक्टिव रिबेका, उसे जेन को इस तरह मना करना अच्छा नहीं लगा था। जेन को देखकर साफ लग रहा था कि वो किलर तक पहुँचने में मदद कर सकती है लेकिन अपने सीनियर के सामने वो उससे कुछ नहीं कह पाई। इसीलिए ऑफिस के बाद रिबेका उसे शाम में एक होटल में बुलाती है और किलर के बारे में उसने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की होती है वो सब जेन को इलीगली बता देती है।
जेन के मुताबिक किलर हमेशा अपनी कार में ही रहता था, लेकिन रेबेका कहती है नहीं, वो अलग अलग होटल्स में रहता है और अपने पीछे सबूत छोड़ देता है। और वो ये सारी किलिंग्स सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो एक साइको किलर है। इन सारी किलिंग्स के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो सारी किलिंग्स बहुत सारे पैटर्न्स में करता है। अब रेबेका उसे एक होटल में लेकर जाती है जहाँ उसने एक किलिंग की होती है। उसने इस होटल में बहुत सारे सेटेनिक साइंस बनाए होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो एक कल्ट का हिस्सा है। अब रेबेका के लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए जेन और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे किलर का नाम पता चल जाता है, जो रिचर्ड होता है। ये लोग यहाँ बैठकर ये भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि किलर का अगला स्टेप क्या होगा, वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी रेबेका को एक और न्यूज मिलती है। कुछ देर पहले एक मॉल में ब्लास्ट हुआ होता है और ब्लास्ट में जिस बम का इस्तेमाल किया गया था वो उसी टाइप का बम होता है जिसे किलर ने एक वेपन डीलर को जान से मारकर चुराया था। वैसे ही अब सीन कट होता है और हमें किलर दोबारा दिखाया जाता है। किलर एक और किलिंग की तैयारी कर रहा होता है। वो एक पाइप पकड़ता है और उसके एक साइड को तेज कर देता है और अगले दिन सुबह वो वही पाइप लेकर एक चर्च में जाता है। कन्फेशन के बहाने वो फादर को एक अजीब से रूम में लेकर जाता है और जैसे ही फादर उसकी बातों में खो जाता है, वो उसी तेज पाइप से उसकी गर्दन में वार कर देता है और पाइप की दूसरी साइड से उसका खून पीने लगता है। जेन भी इन्वेस्टिगेशन करते करते उसके होटल तक पहुंच जाती है। वो पहले उसका हुलिया बताकर मैनेजर से उसके बारे में पूछती है, लेकिन मैनेजर उसके हुलिये को पहचान नहीं पाता। लेकिन जब वो अपनी गेस्ट लिस्ट चेक करता है तो उसे रिचर्ड नाम का एक गेस्ट मिलता है। इसके बाद जेन उसी रूम के अंदर चली जाती है। वो अपनी गन के साथ इस रूम को चेक कर रही होती है। तभी उसे यहाँ एक सूटकेस दिखाई देता है। रूम देखने में खाली होता है। वो बड़े ध्यान से वॉशरूम खोलती है। वॉशरूम में एक शॉटगन रखी होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर जैसे ही वो बाहर आती है, तभी पीछे से अचानक एक कबर्ड खुलता है और उसमें से किलर बाहर आ जाता है। वो जेन को जान से मारना चाहता था, लेकिन जेन खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। इस तरह अपना शिकार हाथ से निकलता देखकर किलर भी गुस्से में आ जाता है और दोबारा जेन पर हमला कर देता है और जेन भी अपने बचाव में उस पर हमला करती है। यहाँ दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन आखिर में किलर जेन को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है और फिर वो खुद भी उसी खिड़की से जंप करता है और अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है और जेन कुछ भी नहीं कर पाती। जेन शॉक में चली जाती है। वो किलर के इतना करीब पहुंचकर भी उसे पकड़ नहीं पाई थी। वैसे ही अब जेन इस रूम को अच्छी तरह चेक करती है और उसे इस रूम में बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिन्हें किलर यहाँ से मिटाना भूल गया था और इन्हीं सबूतों की मदद से उसे किलर के अगले मूव के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किलर कैल्विन नाम के एक आदमी से कांटेक्ट करता है। कैल्विन उससे कहता है कि हमने न्यूज़पेपर में तुम्हारा एड देखा था, तुम एक सैटानिक कल्ट के मेंबर हो और हम भी इसी तरह के एक सैटानिक कल्ट का हिस्सा हैं। हम मिलकर सारे काम कर सकते हैं और हमें पता है कि तुम एक बहुत बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किलर उसकी बात मान लेता है और उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो उसे बताया गया था। यहाँ वो देखता है कि उसकी तरह और भी लोग मौजूद थे और सब ये दावा कर रहे होते हैं कि वो शैतान की पूजा करते हैं और इस दौरान वो अजीब तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर रिचर्ड समझ जाता है कि ये लोग किसी कल्ट के असली मेंबर्स नहीं हैं। इन लोगों ने अपना एक अजीब सा कल्ट बना रखा है। वैसे ही वो इन लोगों से कुछ नहीं कहता और कैल्विन उसके रूम में आता है। उसने नोटिस किया होता है कि कैल्विन बाकी मेंबर्स की तरह कुछ नहीं कर रहा होता। वो कैल्विन से कहता है कि वो एक ऐसे आदमी के बारे में पता लगाना चाहता है जिसका नाम और एड्रेस उसे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो क्या करता है। कैल्विन उससे कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद जब किलर न्यूज ऑन करता है तो वो देखता है कि जेन वहाँ इंटरव्यू दे रही होती है और वो उसके बारे में बात कर रही होती है। अजीब बात ये थी कि किलर इस इंटरव्यू को देखकर खुश हो रहा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगले दिन कैल्विन का दोस्त जेन के लिए पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। जब कॉल जेन को ट्रांसफर किया जाता है तो वो जेन से कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और तुम मुझसे डर नहीं रही हो। मैं रास्ते में तुम्हारे लिए मेरे तक पहुंचने के सबूत छोड़ता रहूंगा। ये सुनकर जेन हैरान रह जाती है कि किलर ने उसे कॉल कैसे किया। वैसे ही अब वो और ज्यादा होशियारी से काम करने वाली थी क्योंकि वो जानती थी कि किलर जो कह रहा था वो सही था। हमें दोबारा वही कल्ट दिखाया जाता है। वहाँ कल्ट का लीडर थॉमस पहले अपने कल्ट के सभी मेंबर्स को ड्रग्स देता है और उसके बाद उनसे अजीब हरकतें करवाता है। ये सब देख रहा किलर खुद को बहुत बुरा महसूस करता है। वो देखता है कि कैल्विन इस सब में शामिल नहीं होता। हमें दिखाया जाता है कि जब भी किलर कैल्विन से मिलता है वो अपना मास्क उतार देता है जैसे कि उसे कैल्विन पर पूरा भरोसा हो। वैसे ही अब कैल्विन उसे उस आदमी का एड्रेस, नाम और फोन नंबर दे देता है जिसके बारे में उसने बताया था। यानी यहाँ आने का उसका मकसद पूरा हो जाता है। अब वो कैल्विन को एक सलाह देता है कि तुम उस कल्ट के लोगों जैसे नहीं हो, इसलिए दोबारा वहाँ अंदर मत जाना। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ।
कैल्विन को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे सब समझ आने वाला था। अब वो एक कैन में एग्स और पेट्रोल लेकर दोबारा उसी मैंशन में जाता है और जिस रूम में वो अजीब पार्टी चल रही होती है वो उसी रूम में जाता है और अपने एग्स से वहाँ मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता है। आखिर में वो उसी एग से उनके लीडर का सर खोल देता है, जिसकी वजह से हर तरफ खून फैल जाता है और उसकी भी बुरी तरह मौत हो जाती है। इसके बाद वो पूरी जगह पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। ये सब काम खत्म करने के बाद जब वो वहाँ से निकलने वाला होता है तभी उसे खिड़की के पास एक साया दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि वहाँ कोई मौजूद है, इसीलिए वो अपना मास्क उतार कर एक स्टिक पर लगा देता है और उसे खिड़की के सामने कर देता है और खुद दीवार के साथ साथ चलने लगता है। जैसे ही वो मास्क सामने आता है तुरंत एक गोली चलती है और मास्क टुकड़ों में टूट जाता है। पता चलता है कि गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जेन होती है, जो उसके छोड़े हुए सबूतों की मदद से उस तक पहुंच गई थी। जेन देखती है कि किलर वहां से भाग रहा होता है, वो यहाँ से बचकर निकल भी सकता था, इसीलिए वो भी तुरंत अपनी कार में बैठकर उसका पीछा करने लगती है। लेकिन किलर उससे ज्यादा होशियार होता है और वो अपनी कार को इस तरह घुमाता है कि जेन की कार एक खड्डे में फंस जाती है और जेन आगे नहीं जा पाती। इसी वजह से जेन को बहुत गुस्सा आता है। जब किलर यहाँ से भाग जाता है तब FBI वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि जेन ने उन्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि किलर यहीं मौजूद है, लेकिन ये लोग वक्त पर देर से आए क्योंकि इन्हें जेन की बातों पर यकीन नहीं था और इसी वजह से जेन FBI से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किलर अपने अगले प्लान को कामयाब करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उस एड्रेस के अंदर जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। ये एड्रेस बिल गेट्स नाम के एक आदमी का होता है। वो देखता है कि इस वक्त उसके घर में कोई भी नहीं होता। वो ताला तोड़कर उसके बेसमेंट में चला जाता है और यहाँ कुछ बॉम्ब्स तैयार करना शुरू कर देता है। शाम तक इंतजार करने के बाद वो आदमी जिसे किलर ढूंढ रहा होता है अपनी वाइफ के साथ घर पहुँच जाता है और सबसे पहले उनका सामना किलर से होता है और जैसे ही वो उसे देखते हैं वो बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। यहाँ किलर उस आदमी को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ की जान से मोहब्बत करते हो तो जो मैं कह रहा हूँ वही करो। दूसरी तरफ हमें दोबारा जेन दिखाई जाती है जो एक बार फिर एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है कि उसे इस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसे एक विंडो पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। ये भी एक सबूत होता है जो किलर उसके लिए छोड़ कर गया था। वो सोचने लगती है कि आखिर ये सब क्या है। अनजाने में ही वो अपने स्नाइपर गन बाइनोक्यूलर से इधर उधर देखना शुरू कर देती है और कुछ दूर उसे एक न्यूक्लियर फैक्ट्री दिखाई देती है। इस फैक्ट्री का नाम 3 माइल आइलैंड होता है और 3MI का मतलब भी यही होता है। तभी उसे याद आता है कि जिस घर में किलर ने पिछली बार सबूत छोड़ा था उसमें आज की डेट भी लिखी हुई थी। इन सब बातों को जोड़ने के बाद जेन समझ जाती है कि किलर का मकसद बहुत बड़ा है। आज की डेट में वो इस न्यूक्लियर फैक्ट्री को तबाह करना चाहता है जिससे पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, सारे इंसान मर जाएंगे और न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से आसपास के शहरों में बीमारियां फैल जाएंगी। यहाँ हमें किलर का पूरा प्लान भी समझ आ जाता है कि उसने उस बेचारे आदमी को क्यों पकड़ा था। दरअसल वो 3 माइल आइलैंड का मैनेजर होता है, यानी कि वो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का मैनेजर होता है। किलर उसकी कार में छुपकर यहाँ तक आया होता है। उसे अंदर जाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिखाया जाता है कि उस आदमी को ब्लैकमेल करने के लिए उसने उसकी वाइफ को भी इसी कार में छुपा कर रखा होता है। अब वो उस आदमी को गली के रास्ते लेकर अंदर जाता है जहाँ अब उसका सामना 2 गार्ड से होता है। किलर तुरंत उनका पीछा करता है और यहाँ 2 छोटे ग्रेनेड्स फेंक देता है जिसकी वजह से एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और दोनों गार्ड्स जान से मारे जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और दोबारा 2 गार्ड्स का सामना करता है। वो अपनी शॉटगन से उन्हें जान से मार देता है और उस आदमी को कंट्रोल रूम तक लेकर जाता है। यहाँ वो सबको अपनी गन दिखाता है, सबको ब्लैकमेल करता है और सभी लोगों को इस रूम से बाहर निकाल देता है। यहाँ पूरा खेल समझ चुकी जेन लोगों को बचाने के लिए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुँच जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बताती है कि अंदर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, हमें जल्दी से अंदर की सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। अब ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि यहाँ अलार्म्स बजने लगते हैं। सिक्योरिटी वाले जो जेन पर यकीन नहीं कर रहे थे वो समझ जाते हैं कि जेन सच कह रही थी और अंदर वाकई कुछ बहुत गलत हो रहा है। जैसे ही ये लोग जेन के साथ अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि अंदर अफरा तफरी नहीं बल्कि पूरा मामला ही बिगड़ चुका होता है। वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स को जान से मार दिया गया होता है और पावर सेल के सारे लोग डर के मारे बाहर खड़े होते हैं। अंदर हमें दिखाया जाता है कि किलर उस आदमी को यहाँ पावर प्लांट एक्टिवेट करने के लिए कह रहा होता है। हालांकि वो ये नहीं करना चाहता था, लेकिन किलर उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी वाइफ को जान से मार देगा। वो सब लोगों के बारे में नहीं सोचता और सिर्फ अपनी वाइफ के बारे में सोचता है और किलर की बातों में आकर ब्लैकमेल होकर पावर
प्लांट को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद ये किलर उसे भी नहीं छोड़ता। वो अपनी शॉटगन से उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में एक ग्रेनेड रख देता है और अपनी शर्ट उतारता है। बाहर मौजूद लोग देखते हैं कि उसके पूरे जिस्म पर बॉम्ब्स बंधे हुए होते हैं और वो इन्हीं बॉम्ब्स के जरिए इस पूरी फैक्ट्री को उड़ा देना चाहता था। वो सुसाइड करने का प्लान बना रहा होता है। ये लोग सोचते हैं कि हमें उससे बात करनी चाहिए, लेकिन जेन कहती है कि वो बात मानने वालों में से नहीं है। वो अब तक 50 से ज्यादा किलिंग्स कर चुका है और उसका मकसद सिर्फ तबाही फैलाना है, जिसके लिए उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। ये लोग बाहर से डोर तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा होता है और जेन जानती थी कि कम वक्त में ही वो यहाँ ब्लास्ट कर देगा। उसे जल्द से जल्द किलर तक पहुँचना था। तभी ये गार्ड जेन को बताता है कि हम ऊपर वाली विंडो से किलर को देख सकते हैं। जेन बिना सोचे समझे वहाँ चली जाती है और अपनी स्नाइपर से कई सारी शॉट्स चलाती है, जिसकी वजह से वो बुलेट प्रूफ ग्लास टूट जाता है और उसे किलर को शूट करने का एक्सेस मिल जाता है। वो किलर के पैरों पर गोली चलाती है ताकि वो यहाँ से भाग न सके, लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं होता। उसके हाथ अभी भी फ्री होते हैं। वो अपने फ्री हाथों से एक ग्रेनेड खोल देता है। ये देखकर जेन परेशान हो जाती है। वो जल्दी से उसके हाथ पर गोली चलाती है ताकि वो अपने दूसरे बॉम्ब्स एक्टिवेट न कर सके और फिर वो उसके सर पर गोली चलाती है और उसे जान से मार देती है। आखिरकार उसने जितने भी लोगों को मारा था उन सब का बदला ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी जेन खुश और रिलैक्स्ड नहीं होती, क्योंकि अंदर अभी भी एक जलता हुआ ग्रेनेड मौजूद होता है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था और पूरा शहर बर्बाद हो जाता। लेकिन यहाँ सही वक्त पर वो गार्ड्स इस डोर को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और उस ग्रेनेड को डीएक्टिवेट कर देते हैं। आखिरकार ये शहर बच जाता है और हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि जिस दिन जेन ने उस आदमी को मारा था वो मरा नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी में होता है और उसे जेल लेकर जाया जा रहा होता है। क्या इतने चालाक किलर को जेल में रख पाना मुमकिन था या नहीं? और क्या फ्यूचर में सब कुछ नॉर्मल होने वाला था? ये सारी परेशानियां आज भी जेन के साथ जुड़ी हुई, जो अब अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी थी। वो हमेशा इस बात से परेशान रहती थी कि कहीं किलर दोबारा अपना काम शुरू न कर दे, लेकिन अब वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। कोर्ट उसकी सजा तय कर चुका था और इसी तरह इस मूवी की अनसेटिस्फाइड एंडिंग दिखाकर ये कहानी खत्म हो जाती है।